औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साइकोमेट्री, जिसके नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम उसको एक थोड़ा सा देखेंगे कि हम साइकोमेट्री या साइकोमेट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको कैसे पढ़ते हैं और जो साइकोमेट्रिक चार्ट हैं उनसे हम डेटा कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले साइकोमेट्री या साइकोमेट्री है क्या? तो साइकोमेट्री इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which actually deals with the study of dry air mixed with water vapors. So हम dry air जब water vapor absorb करती है, depends कितनी absorb करती है. If it absorbs the maximum amount of water vapor, so we called it saturated air. So वो depend करता है और फिर वो behave किस तरह करती है, तो उस properties को basically हम air properties जो होती हैं उनको पढ़ते हैं, जिसमें air भी हो और water vapor भी हो या ह्यूमिडिटी हो। सो अब साइकोमेट्री में हमारे पास चंद पैरामीटर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं समझने को, और वो चार्ट पे हम कैसे पढ़ते हैं या चार्ट में वो कहाँ पे होते हैं, तो उसके लिए आज का ये लेक्चर है। सबसे पहले हमारे पास है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नाउ जाहिर सी बात है कि नाम से ही जाहिर है कि जिसमें हमारे पास हम एयर का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड करते हैं when it is freely exposed to air without any effect of the moisture or radiation, and it is denoted by TD, the dry bulb temperature. So dry bulb temperature is the temperature of the air recorded by a thermometer. By a thermometer it means it is a sensible heating process. So the sensible heating or the sensible heat which has been recorded through a thermometer, when the thermometer is freely exposed to the air and there is no effect of the moisture or the radiation on that thermometer. अच्छा जी, ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट में हमारे पास कहाँ होते हैं? तो ये यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास इस लाइन पे होते हैं, यानी नीचे हॉरिजेंटल लाइन पे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसको रीड कैसे किया जाता है? तो ये जो बिल्कुल इसके वर्टिकल लाइन्स हैं, ये हमारे पास जो रीडिंग है वो यहाँ नीचे है, और इसका जो लाइंस हैं ये ऊपर बिल्कुल आप देख सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड। सो दीज आर द ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर के साथ साथ हमारे पास चूँकि मॉइस्चर है तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी ज़रूरी है। सो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है? ये वही है कि अगर आप एयर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करो बाय थर्मोमीटर व्हेन इट्स बल्ब इज सराउंडेड बाय अ वेट क्लॉथ एंड दैट इज़ एक्सपोज टू द एयर। तो आप थर्मोमीटर के जो बल्ब है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ अ थर्मोमीटर, सो ये अगर इसकी ये जो टिप है ये इसका बल्ब है, तो यहाँ पे अगर वेट क्लॉथ आप इसको कवर कर दो तो उससे फिर जो उसके साथ एयर लगेगी, जाहिर सी बात है फिर वो उसमें मॉइस्चर मिक्स होगा और जो हमारे पास टेम्परेचर आएगा दैट वुड बी द वेट बल्ब टेम्परेचर। अब वेट बल्ब टेम्परेचर कहाँ पे शो होता है? तो ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है ये विच इज़ अबाउट 45 to 60 डिग्री के एंगल पे होगी ये, तो ये आपको 45 और 60 के बीच में भी हो सकती है या एग्जैक्ट 45 भी है। तो ये आपको जो है वेट बल्ब टेम्परेचर शो करेंगी साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये जो लाइंस हैं ग्रीन कलर की, दीज शो वेट बल्ब टेम्परेचर, करेक्ट। नाउ द थर्ड थिंग इज ह्यूमिडिटी रेशो। Now what is humidity ratio? It is the mass of water vapor present per kg of air, यानी 1 kg of dry air के अंदर कितनी वाटर वेपर का मास है। सो दैट वुड गिव अस द ह्यूमिडिटी रेशो। अब वो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में कहाँ पे शो होता है? तो वो आप ये जो वर्टिकल एक्सिस नज़र आ रही है, सो इस वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास ये ह्यूमिडिटी रेशो है 20, 30, 40, आप ऊपर जाते जाएं बढ़ती जाए। और इसकी रीडिंग कहाँ से होगी? देखिए इसका बिल्कुल वर्टिकल, ये ब्लू कलर की लाइंस ये हमें शो करेंगी कि ये 20 जो है तो थ्रू आउट ये 20 है, ठीक है जी। फिर ये 30, ये 40, तो इसको इस तरह रीड किया जाता है हॉरिजेंटली। इसी तरीके से हमारे पास है स्पेसिफिक वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वेपर मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, यानी हमारे पास जितनी भी एयर है इंक्लूडिंग ड्राई एयर इंक्लूडिंग द मॉइस्चर,
तो एक वो जो मिक्सचर है हमारे पास ड्राई एयर का और वेपर का, वो उसका टोटल वॉल्यूम ड्राई एयर के वॉल्यूम के मुकाबले में या पर केजी ऑफ ड्राई एयर कितना है, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर वेपर मिक्सचर पर केजी ऑफ द ड्राई एयर वुड बी द स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम कुछ चार्ट में कहाँ शो होता है? सो स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए ये ऑरेंज कलर की लाइंस आप देख सकते हैं। रिमेंबर इनका जो एंगल है वो 60 डिग्री से ज़्यादा है, यानी ये 70 और 80 इस किस्म का एंगल है। वहाँ ऊपर जो आपको ग्रीन कलर लाइन नज़र आ रही हैं, ये और ये इन दोनों में फ़र्क है एंगल का। और ये जो लाइंस होती हैं ये नंबर में कम होती हैं, जो कि वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है ये बहुत ज़्यादा होती है। मैंने बहुत कम लाइंस बनाई हैं, वो इसलिए ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। अदरवाइज़ अगर आप जब हम एक्चुअल चार्ट देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चल जाएगा कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है इसकी जो लाइंस है ये बहुत क्लोज होती हैं एक दूसरे के, जबकि ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे से बहुत फासले पे होती हैं, विच एक्चुअली शोज़ द स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसके बाद हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है साइकोमेट्रिक चार्ट पे मौजूद, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो जाहिर सी बात है हम इसको रिलेट करेंगे कि विद सम सैचुरेटेड एयर। तो ये है कि द रेशो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सैचुरेटेड एयर क्या है, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। जब ड्राई एयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर को एब्जॉर्ब कर ले सो उस एयर को हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर। सो जब हम एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर in a given volume of moist air to the mass of the water vapor in the same volume of the saturated air, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज किए बगैर, सो उसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ शो होती है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे पास अगर आप इस चार्ट में देखें तो ये जो ग्रे कलर की लाइंस हैं आपको यूं कर्व्ड लाइंस, ये जो कर्व्ड लाइंस हैं ये हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे शो करती हैं। तो ये 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बाकी जो टर्म्स हैं वो आपको जो नोट्स अवेलेबल हैं उसमें मिल जाएंगी, जो मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं जिसको साइकोमेट्रिक चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखती हैं और इसको रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइकोमेट्रिक चार्ट को हम रीड कैसे करें। तो अब साइकोमेट्रिक चार्ट में जाने से पहले मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये हमारे पास एक साइक्रोमीटर है जिसको हम स्लिंग साइक्रोमीटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक ही सेटअप के अंदर हमारे पास 2 थर्मोमीटर्स होते हैं। ये हैंडल है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। आप देखें तो इसकी जो बल्ब है उस पर कोई ये डायरेक्टली फ्रीली एक्सपोज टू द एयर है, जबकि ये वेट बल्ब टेम्परेचर या थर्मोमीटर जो है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वेट क्लॉथ जो है वो इस बल्ब के सराउंडेड कवर्ड है। तो ये हमें वेट बल्ब टेम्परेचर देता है और ये हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर देता है। एंड दिस इज कॉल्ड स्लिंग साइक्रोमीटर। इसी के साथ एक ज़िमनी लॉ है विच इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो वो भी थोड़ी सी आप पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of the air and the vapor is equal to the sum of their partial pressures। यानी जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है हमारे पास that is equal to the pressure of the air, the partial pressure of the dry air plus the partial pressure of the vapor. So it will, when we add the partial pressure, it will give us the total pressure exerted by the air mixture, air vapor mixture. So this is the Dalton's law. And it's very simple that when the pressure, that the whole pressure, if there are 3 constituents or 4 constituents or 5 constituents in a particular container, so the total pressure exerted would be equal to the sum of the partial pressures of the each component or the constituent. But here, since the constituents or the components are 2, one is the dry air and the other is the vapor, so the total vapor barometric pressure would be equal to the partial pressure, the sum of the partial pressure of the dry air and the vapor, water vapor. Now let's come to the important thing, and that is how to read the psychrometric chart and the different properties. Now, so this is the psychrometric chart. I have used different type of coloring so that you can understand which line shows what. Now,
Why it is important? It is important because if we know any two psychrometric properties, as I have mentioned right over here, for example, if we know the dry bulb temperature and the relative humidity, so with the help of these two, we can find the huge number of information, the huge number of different other quantities about the same air vapor mixture. Now, as you can see, first let's discuss the coloring. This is black color, and the black color is here, as you can see on the x-axis, and this is the dry bulb temperature, and the vertical lines are showing, these are the black color lines, and these are showing the dry bulb temperature. Humidity ratio, as you can see, this is the humidity ratio, as I have already discussed, on the vertical axis, and these horizontal lines shows the the humidity ratio. These gray color lines, which are curved lines, as you can see, these curved lines, as I have already mentioned previously, that these shows relative humidity. This red color lines, as you can see, shows the enthalpy, and the enthalpy is right over here, as you can see outside this chart. Here we can see the enthalpy, but these lines, the red color lines, are the enthalpy lines. Similarly, you can see that orange color. So orange color are these lines, as you can see, these are the orange color lines, and these are the specific volume, as I have already discussed. And the green color lines, as you can see, these lines are the wet bulb temperature lines, and the angle is quite different and quite visible, that you can see that these green color lines are at particular angle, and this specific volume line is at some bigger angle. Over here, as you can see, this line, it shows the pressure in inches Hg mercury, that what is the pressure, or what is the pressure at that particular reading. Now, how we take the reading? So let's assume we have a dry bulb temperature of 70 degree Fahrenheit. So this is the 70 degree Fahrenheit. So this line, you can see this line, I will use a marker. This is 70. So this 70 line is this straight black line, right? And the relative humidity is 50%. So let's assume this is 50% curve. This curve is 50% curve. So we are going to move straight like this, and here it is actually encountering that 50% curve. So let me draw it. Okay, this. So this is 70 and 50%. Now we can get the other information. If we move in this direction, see right over here, so it shows, this is green line, as you can see, I have covered this green line, and the reading over here is 59. You will find the reading over here. I have not mentioned each and every reading just to avoid the confusion. So this is the 59 degree centigrade. So we got the information that the wet bulb temperature is 59 degrees Fahrenheit. So 59 degrees Fahrenheit. So we got the information of the wet bulb temperature. Now, if you see, so if we move in this direction, so here we will get the humidity ratio. So if we move straight like this, so over here, the relative humidity, we will get the humidity ratio of 56 grains per pound. Humidity ratio is used in the grains per pound, and that has been discussed in the notes. Please visit that. And if we move to the left of this point, so over here to the right we got the humidity ratio, but to the left we got the dew point temperature. Now what is dew point temperature? The temperature at which, when the air vapor mixture is condensed and it starts condensation, so the first dew drop, which at a particular temperature, when the first dew drop forms, it is called dew point temperature, and the dew point temperature would be 50 degrees Fahrenheit. So to the right of this point, see, we had only two information, 70 degree and 50 degree.
The rest is just follow the lines and you will get that. To the right there is humidity ratio, to the left there is the dew point temperature. At this particular green line we have the wet bulb temperature. Now similarly we have this another curve like this. If you see, so there would be another line, since I have mentioned very few lines to avoid the confusion. So there would be the line which would show the specific volume, and that would be that orange color line. Let me draw it. So this would be that orange color line which would be close to this one. So whatever is close to this one would be that specific volume, and the specific volume would come out to be 13.5 feet cube per pound, cubic feet per pound. And if you extend from here to this enthalpy line, so from here if you extend this to the enthalpy, so you will get the enthalpy of 26 BTU per pound, 26 BTU per pound. I am taking all these readings from the actual chart. I have not mentioned the readings over here in order to avoid the confusion. And the last thing is the vapor pressure. So if you see, this is the vapor pressure, as I have mentioned in inches Hg. So you extend this line, and wherever it's coincide, so you will get a reading of basically 0.38 inches of Hg. So you can see that by knowing the two parameters, by knowing two psychrometric parameters or properties, we have find out the number of properties of that particular air. So, and that is how, and that is why the psychrometric charts are very much important, because it saves a lot of time, and you can have an easy hand on the different psychrometric properties if you know any two of them, not necessarily dry bulb temperature or relative humidity, any two of them, of these properties, any two of these properties, and you will get the rest of the properties, the rest of the values basically. So the next is the psychrometric relations, that what are the relations between the different psychrometric properties, that we are going to discuss in the next lecture, inshallah. So your homework or your practice would be to take out your notes which I have uploaded, and try to take readings from the psychrometric chart by your own self. Take a printout of the psychrometric chart available on the internet, actual psychrometric charts, and perform different type of problems which are already available in those notes. So it will actually help you in understanding what I have actually shown. You can actually watch this video again and again, pause your video and make your own charts. If you want to take a picture of this chart in order to understand, so just pause it, rewind it again and again, and you will actually see that how easy it is to read this particular chart. Some students find it difficult to read it, but it's not difficult. It's really easy if you know how to read it. You have to follow the lines from that particular point, and you will get those values on the chart. If you have any query, ask me. Thank you.